वेलकम स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का जो मॉडल सेट जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इससे आगे भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि नए वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्वेश्चन ये है, देखिए ये मेरा इकोनॉमिक्स का तीसरा वीडियो है, ठीक है। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं मॉडल सेट का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मतलब उदासीन वक्र की विशेषता की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग उदासीन वक्र की विशेषता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। कि देखिए यहाँ पे कि पहला विशेषता है कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है, बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्ट स्तर को बताता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती, किसी भी अक्ष को नहीं स्पर्श करती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मतलब कि बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि MRS XY घटती हुई होती है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 देखिए कि उदासीनता वक्रों का समांतर होना आवश्यक नहीं है। पूर्ण स्थापना वस्तुओं में उदासीनता वक्र समांतर होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिए कि उदासीनता वक्र की वक्रता दो वस्तुओं के मध्य स्थापनता एवं पूरकता के अंश को बताती है। और लास्ट आपका जो लास्ट पॉइंट है कि उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है। गोलाकार ये नहीं कह रहा कि गोलाकार हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 26 का जो हमने देखा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये जो है आपका जो इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स कॉमर्स ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध की रेखा चित्र से समझाना है हम लोगों को। तो चलिए हमने हाल लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और नोट्स भी बनाते चलिएगा आप लोग कि सीमांत देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया है इसमें, ठीक है। इधर है यूनिट्स ऑफ लेबर, इधर है AP और MP, मतलब कि क्या है यहाँ पे कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन यहाँ पे इस साइड में है आपका। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध को रेखाचित्र द्वारा हम लोग को दर्शा रहे हैं, समझ सकते हैं, दर्शा के समझ सकते हैं। जहां एक्स अक्ष पर उत्पादन है, एक्स अक्ष पर क्या है, उत्पादन है, और वाई अक्ष पर MP और AP है, जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो MP कर्व सीमांत उत्पादन और AP कर्व औसत उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो कर्व है आपका, यहाँ पे कि एक AP है और एक MP कर्व है, दो कर्व है यहाँ पे दिया हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में निम्न संबंध है। देखिए यहाँ पे संबंध समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। औसत उत्पादन में वृद्धि होता है तो सीमांत उत्पादन तो देखिए औसत उत्पादन में वृद्धि होता है तो सीमांत उत्पादन जो है औसत उत्पादन से बड़ा होता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 है कि जब औसत उत्पादन
में कमी होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से छोटा होता है, मतलब औसत उत्पादन बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपका है कि तीसरा पॉइंट है कि जब औसत उत्पादन स्वार्थिक होता है, मतलब अधिक होता है, तो क्या होता है कि एपी और एमपी दोनों बराबर होता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट है इसमें कि जब एमपी शून्य, देखिए यहाँ पे कि एमपी शून्य और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन एपी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये आसान शब्दों में हमने लिख रखा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 28 पे हम लोग आए हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं को लिखिए। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसकी विशेषताओं को लिखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्न विशेषताएं हैं कि क्या विशेषता है। पहला विशेषता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। ठीक है, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। देखिए इस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कोई भी विक्रेता अथवा क्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 है इसमें कि वस्तु की समरूप इकाइयां, सभी विक्रेता द्वारा बाजार में बेची जाने वाली इकाइयां एक समान होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 समरूप मतलब कि देखिए कुछ वस्तु समान आपको दिखेगा ना, वही है आपका यहाँ पे। और पॉइंट नंबर 3 है कि फार्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता। देखिए अब ये होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कि फार्मा का एंट्री और मतलब कि बाहर निकलना, ये दोनों उसको स्वतंत्र प्राप्त होता है कि इस बाजार में कोई भी नई फार्मा प्रवेश कर सकती है और पुरानी फार्मा बाहर जा सकती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है आपका। पॉइंट नंबर 4 है कि बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, जो बाजार की ज्ञान होना चाहिए। विक्रेता और क्रेता को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, इसी प्रकार से कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता। देखिए बाजार का अगर बाजार में सभी क्रेता और विक्रेताओं को ज्ञान होता है कि यहाँ पे इसकी दशा ये है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, सब टोटल चीज़ पता होता है, इसीलिए कोई भी विक्रेता या क्रेता उसमें मतलब कि ठकाते नहीं और ना ठाकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर लास्ट जो है आपका 5, कोई यातायात लागत नहीं, मतलब कि ये होता है कि कोई टैक्स यातायात लागत नहीं लिया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में यातायात लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में कीमत प्रचलित रहती है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 28 था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 29 की ओर बढ़ते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन वाले को हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 29 जो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो है 5 नंबर वाले प्रश्न है आपका, ये 5 अंक वाला प्रश्न है आपका ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनके ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, उनमें से हम लोग कुछ उठाए हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे कारक हैं लेकिन हम लोग कुछ कारक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, देखिए वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व उसकी कीमत होती है। ठीक है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला क्या है कि उसकी कीमत मेन होता है। जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। जब वस्तु की कीमत घट जाएगा, सस्ता हो जाता है, तो लोगों बहुत ज़्यादा खरीदने लगते हैं। मांग घटती है तो मांग, देखिए जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ा, लोग खरीदना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एक कारक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे उपभोक्ता की आय। ठीक है, उपभोक्ता की आय, वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करता है। जो वस्तु कितना मांग रहा है, कितना हम लोग को बनाना है,
और तो किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से उपभोक्ता चाहेगा, तो उसकी आय पर भी ये निर्भर करता है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय घटने पर वस्तु की मांग घट जाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ताओं की रुचि। जी हाँ, उपभोक्ताओं की रुचि। उपभोक्ताओं की रुचि फैशन, आदत, मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जिस वस्तु की उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाती है, फैशन दिखाना है हमको, उसकी आदत यह है, तो उस चीज़ की क्या कहते हैं कि रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जनसंख्या। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जनसंख्या। तो जनसंख्या, यदि किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। तो देखिए, भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने की आशा होती है तो वर्तमान में उस वस्तु की कीमत मांग बढ़ जाती है। ठीक है, कि भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने की आशा होती है कि नहीं, ये वस्तु भविष्य में इसकी कीमत बढ़ जाएगा, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। और भविष्य में अगर उसकी मतलब कि उस वस्तु की कीमत घटने वाली होती है तो उसकी मांग भी घट जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग देखें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो 29 का अथवा करके और करके क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 का और जो है यहाँ पे आपका देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो हम लोग को लिखना है, इसकी व्याख्या करना है। यदि उत्पादन के साधनों में से किसी एक साधन के अनुपात में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के बाद सीमांत उत्पादन, ठीक है, सीमांत उत्पादन एमपी तथा औसत उत्पादन एपी, जो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं एपी और एमपी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट घटने लगते हैं। इससे परिवर्तनशील अनुपात का नियम या ह्रासमान सीमांत प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह नियम बताता है कि किसी उत्पादन के अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा किसी एक साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के बाद कुल उत्पादन देखिए, कुल उत्पादन को टीबी से हम लोग दर्शा रहे हैं, में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। घटती हुई दर से वृद्धि होगी, इस बात को नोट रखिएगा ध्यान में, आगे हम लोग समझेंगे। घटती हुई दर से वृद्धि होगी। ठीक है, यह नियम उत्पादन ह्रास नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम को चित्र द्वारा समझ सकते हैं, जो हम चित्र बना के रखे हैं इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए चित्र में, देखिए एक सबसे पहले ये चित्र हम बना के रखे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो देखिए चित्र में कि चित्र में हम समझ सकते हैं जो 3 स्टेज में दिखाया गया है। पहला स्टेज क्या है कि जब टीपी वृद्धि दर से वृद्धि करता है तो एमपी स्वार्धिक है, मतलब टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। देखिएगा एक है आपका ये एमपी, ठीक है, देखिए यहाँ पे है टीपी। तो देखिएगा जिस तरह से टीपी वृद्धि दर से वृद्धि करता है तो एमपी स्वार्धिक है। तो एमपी क्या है, बढ़ा हुआ, जिसमें ये स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, उसमें ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे समझिएगा, ये शुरू किया है, ये बढ़ा हुआ है। जब टोटल प्राइस घटते दर से वृद्धि हो तो एमपी घटता है, मतलब कि टीपी घटते दर से वृद्धि कर रहा है। इस बात को देखिए, घटते दर से वृद्धि का मतलब को समझिए आप यहाँ पे कि क्या है कि यहाँ पे देखिए शुरू में ये आपका कि 10 बढ़ गया, ठीक है,
फिर ये बढ़ा 12 हो गया आपका, 10 से 12, फिर आपका यहाँ पे 13 हो गया। देखिए ये तो बढ़ तो रहा है, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पे 2 का था, अब इसमें देखिए कितना का बढ़ गिर रहा है, 1 का बढ़ रहा है। तो ये कितना से 2 था शुरू में, फिर आपका 1 आ गया यहाँ पे, तो बढ़ तो रहा है। यहाँ पे 10 था, 12 हो गया, 13 हो रहा है, लेकिन क्या है इधर आपका, इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कि कमजोर हो जा रहा है। ठीक है, स्टेज 2 हम लोग देखें, और देखिए स्टेज थर्ड में क्या है कि जब टीपी स्वार्धिक हो, जब टीपी स्वार्धिक हो, स्वार्धिक अधिक, ठीक है, जब टीपी स्वार्धिक हो तो एमपी शून्य होगा। जब टीपी अधिक होगा, अधिक, देखिए ये वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, जब ये हम लोग चित्र बनाए तो जब स्वार्धिक होगा तो क्या होगा, एमपी शून्य होगा। देखिए यहाँ पे एमपी क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। ठीक है, तो ये था आपका परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लिखना, और इसकी हम लोग व्याख्या किए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जरा सा भी मदद मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 का दोनों क्वेश्चन देखेंगे, अथवा और मेन क्वेश्चन दोनों हम लोग देखने वाले कि 30 ये है, 30 का ये 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक 2 नंबर एक 3 नंबर करके। तो ये वाला देखते हैं कि उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि उत्पादन के दृष्टिकोण से लागत पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादक करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति या उत्पत्ति के साधनों की एकत्रित करने पड़ता है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय की खर्च की जाती है, करनी पड़ती है, उसी को उत्पादन लागत हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट में भी जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें भी शायद इसका हल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी देखते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध की व्याख्या करना है। औसत लागत और सीमांत लागत में इसकी संबंध है, उसका व्याख्या हम लोगों को करना है। चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं कि AC, ठीक है, औसत लागत एवरेज कॉस्ट, और सीमांत लागत MC मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, AC और MC हम लिखे हैं, ये समझ गए होंगे कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही गणना कुल लागत से होती है, किंतु दोनों की गणना क्या है, कुल लागत से होती है। लेकिन क्या कि जब औसत लागत गिरती है तब क्या होगा कि औसत लागत बड़ा होगा, किससे, सीमांत लागत से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 की ओर, जब औसत लागत न्यूनतम होती है, औसत लागत क्या है, न्यूनतम होती है, तब क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, औसत लागत बराबर सीमांत लागत, AC बराबर MC। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए कि यदि औसत लागत AC बढ़ती है तब AC छोटा रहेगा, किससे, MC से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत से। ठीक है, ये 3 पॉइंट था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 30 का दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 30 का और में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए कि वस्तु की कीमत 5-4 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए वस्तु की मांग है 20-30 से दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को निकालना है कीमत लोच की गणना करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सब टोटल चीज क्लियर कर रखा है, क्या तो और वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे P1 दिया हुआ है, जो मतलब कि मेरा कीमत दिया हुआ था, प्राइस, तो पहला प्राइस दिया हुआ है 5 और दूसरा प्राइस दिया हुआ है 4। ठीक है, और क्वांटिटी मतलब कि डिमांड, जो वस्तु की मांग जो है वो क्या है कि 20 दिया हुआ है। वस्तु की मात्रा कितना है कि 20 दिया हुआ है पहला, और दूसरा में दिया हुआ है 30। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए डेल P बराबर P2 माइनस P1, देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप। तो चलिए डेल Q बराबर Q2 माइनस Q1, Q2 में जब Q1 को घटाएंगे तो इससे क्या होगा, देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है वो हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो चलिए मांग की कीमत की लोच बराबर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला कि डेल Q बटे Q1 इंटू डेल P बटे डेल P।
ठीक है, ये दोनों आपका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग टोटल बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पे डेल क्यू बराबर कितना निकाले हैं आपने, हम लोग ने निकाले हैं डेल क्यू बराबर 10, तो हम लोग ने 10 बैठा दिया। क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो और यहाँ पे आपका है कि Q1 बराबर कितना है, तो Q1 बराबर कितना है 20, तो हमने 20 डाल दिया। ठीक है, गुना है गुना देंगे। चलिए 5 है, P बराबर कितना है आपका 5 है, और डेल P बराबर कितना निकाले आपने -1 है ना। तो चलिए 5 - 1, अब इसको हम लोग हल करते हैं, ये शून्य कट गया आपका। ठीक है, और फिर आपका गुना कर देंगे 5 एकम 5 और 2 गुने 2 एकम 2। क्लियर, यहाँ पे -2, जब इसको भाग करेंगे हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा कि 2.05। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा कि जो मांग है बड़ा है। ठीक है, मांग बड़ा है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका सॉरी नहीं दिखा आपको आंसर, कि देखिए ये आपका हल है। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 30, और वीडियो लंबा भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब जो इसका क्वेश्चन बच रहा है आगे, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि हमें आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशनल मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और उससे हम वीडियो कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।